नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही नजरें अयोध्या की बाबरी केस पर टिकी थी, लेकिन अब इसके फैसले की घड़ी भी करीब आ चुकी है। कल यानी 30 सितंबर को तय हो जाएगा कि आखिर आडवाणी जी का क्या होगा। आडवाणी जी का होगा क्या? बचेंगे या जेल जाएंगे जोशी जी? उमा भारती का भविष्य क्या? फैसला एट 30 सितंबर। 30 सितंबर को वो फैसला आने वाला है जिससे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों की किस्मत जुड़ी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अब सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं, बावजूद इसके वो जिंदगी के अंतिम दौर में दोषी होने के दाग लगने से बचना ही चाहेंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। अब सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि मंदिर बनाने की मांग तो सैकड़ों साल से हो रही थी, लेकिन 90s की शुरुआत में बीजेपी ने राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और आरोप है कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो आडवाणी जी और जोशी जी समेत 32 आरोपी न सिर्फ वहां मौजूद रहे बल्कि विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया भी। मामले में आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों की पेशी और करीब 600 दस्तावेज पेश किए गए। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली और 2 सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया था। बता दें कि न्यायाधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित वक्त यानी 30 सितंबर तक फैसला सुनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या है पूरा मामला, जरा यह समझने की कोशिश कीजिए। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को तोड़ा गया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी आरोपी बनाए गए थे। कई गवाहों की पेशी हुई और 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी हुई। मामले में 32 आरोपियों की किस्मत का कल फैसला होगा। कल के फैसले पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उधर किसान हित से जुड़े कानून के खिलाफ बवाल मचा है। विपक्ष विरोध कर रहा है, सड़क पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के हित के मामले में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। पलटने का तो सवाल ही नहीं। पैसा न पानी की तरह बहता है न पानी में बहता है। देश हित से कोई समझौता नहीं। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़े, ये इसका भी विरोध करते रहे। बेवजह विरोध से डरेगा नहीं। कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ये मोदी है, मानेगा नहीं। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। सरकार की नीयत साफ है। देश हित के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने में सरकार न तो डरेगी न पीछे हटेगी। मौका तो था मिशन नमामि गंगे के जरिए उत्तराखंड को 6 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का, लेकिन पीएम मोदी ने सौगात देने के साथ विद्रोह के मूड में खड़े विपक्ष को 2 टूक संदेश दे दिया। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग
अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। विपक्ष पर पीएम मोदी के पलटवार की वजह देख लीजिए। ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब इंडिया गेट पर किसानों के लिए बने कानून के विरोध में ट्रैक्टर जलाया गया। पीएम मोदी ने इसे किसानों का अपमान करार दिया और विपक्ष को किसान विरोधी। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। किसानों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी को लेकर है, दूसरा मंडियों को बंद करने को लेकर है, जबकि केंद्र सरकार बार बार इससे इनकार कर रही है। पहले की ही तरह एक बार फिर पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि ना तो मंडी बंद होगी, ना ही एमएसपी पर रोक लगेगी। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। पीएम मोदी ने गिनाया कि विपक्ष कैसे सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, राफेल की खरीद का विरोध किया, वन रैंक वन पेंशन का विरोध किया। साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ और न ही देश के वीर जवान के साथ। आपको बताएं कि नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड के जगजीतपुर हरिद्वार में 230.32 करोड़ रुपए की लागत के 68 मेगा लीटर और 19.64 करोड़ रुपए की लागत के 27 MLD STP बनाए गए हैं। सराय हरिद्वार में 12.99 करोड़ की लागत से 18 MLD STP बनकर तैयार हुआ है। चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में 41.12 करोड़ की लागत से बना 7.50 MLD STP, लक्कड़घाट ऋषिकेश में 158 करोड़ रुपए की लागत से बना 26 MLD STP, बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ रुपए से बने 1 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट, मुनि की रेती टिहरी में 39.32 करोड़ रुपए की लागत से 5 मेगालीटर का ट्रीटमेंट प्लांट बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। विधेयक को लेकर पीएम के बयान के मायने को जरा समझिए। दरअसल कृषि बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। श्रोमणी अकाली दल जैसे सहयोगी भी एनडीए से अलग हो गया इस बिल के खिलाफ। वहीं विद्रोह के मूड में खड़े विपक्ष को पीएम मोदी ने दो टूक संदेश दे दिया है। किसानों के हित के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर कह दिया। मंडी और एमएसपी को लेकर फिर पीएम ने साफ किया कि इसमें बदलाव नहीं होगा। उधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल में अभी उपचुनाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के साथ गुजरात की 8 सीट, झारखंड की 2 सीट, कर्नाटक की 2 सीट, नागालैंड की 2 सीट, ओडिशा की 2 सीट, तेलंगाना की 1 सीट, हरियाणा की 1 सीट और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। वहीं बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही सभी उपचुनावों के भी नतीजे आएंगे। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की 8 सदस्यीय टीम पटना में है। आयोग की टीम में खुद मुख्य निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा भी हैं। ये टीम 3 दिन तक बिहार में रहकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस टीम में उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा भी हैं। पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ इनकी अहम बैठक हुई, जिसमें चुनाव से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा की गई। 30 सितंबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। कल ही इन्फोर्समेंट एजेंसी के प्रमुखों के साथ मीटिंग है। इसके बाद 26 जिलों के डीएम और एसपी के साथ चुनाव तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 1 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की टीम पटना से गया जाएगी। गया में 12 जिलों के डीएम और एसपी के साथ आयोग की बैठक होगी।
1 अक्टूबर को ही निर्वाचन आयोग की टीम गया से पटना वापस लौट आएगी। इसके बाद पटना में मुख्य सचिव, डीजीपी और वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। उसी दिन शाम 5 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से फॉर्मूला सामने आया है। उसके मुताबिक आरजेडी को 135 से 140, कांग्रेस को 60 से 65, लेफ्ट पार्टियों को 20 से 25, वहीं वीआईपी को 5 से 8, जेएमएम को 3 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। ये अब तक का डेवलपमेंट है, लेकिन आखिरी समय में कुछ सीटों की संख्या घट सकती है। चूंकि बातचीत का दौर अभी भी जारी है, वैसे वीआईपी का महागठबंधन में रहने पर संशय बरकरार है। अगर वो गठबंधन का हिस्सा हुआ तो करीब 5 से 8 सीटों के बीच ही मिलेगा। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं रहते हैं तो ये सीटें आरजेडी और कांग्रेस के खाते में जाएगी। आखिरी वक्त में ये संख्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है। उधर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से आरजेडी कार्यकर्ताओं में असंतोष जारी है। एक बार फिर से आज राबड़ी आवास पर जहानाबाद से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ता सदु यादव को उम्मीदवार नहीं बनाने की मांग कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं की वजह से घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच राजद कार्यकर्ताओं का असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है। एक बार फिर से राबड़ी तेजस्वी आवास पर राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम देखिए। काफी संख्या में जो राजद वर्कर्स हैं वो पहुंचे हैं, जहानाबाद से पहुंचे। इन वर्करों का ये कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, लिहाजा जहानाबाद बचाओ सुदय हटाओ, यानी जो विधायक हैं उनको हटाने की वो लगातार मांग कर रहे हैं। अपने हाथों में बैनर के साथ ये पहुंचे हुए हैं और लगातार जहानाबाद की यही पुकार, कार्यकर्ता से ही बनाएं उम्मीदवार, यानी ये अपने को आरजेडी का वर्कर्स बता रहे हैं और ये चाह रहे हैं, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए मनोज, किस कदर लोगों का जो हुजूम है वो लगातार नारेबाजी कर रहा है और तेजस्वी के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। हम लोग को हटाना है, जहानाबाद क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहिए और सुधा यादव को हटाना है। जहानाबाद राजद के विधायक हैं। सबसे पहले माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किए। जहानाबाद के माननीय विधायक सुधा यादव हैं, छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष। और देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक तस्वीर देख लीजिए, किस कदर भारी संख्या में लोग यहाँ हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो चल रही है। सुधा यादव से बेहद नाराज दिख रहे हैं लोग और वाकई में आए दिन यह तस्वीर जो है राबड़ी देवी के आवास के सामने दिख जाती है। काफी संख्या में वर्कर्स जो है यहाँ पहुँचते हैं और अपनी गुहार और अपनी बातों को तेजस्वी यादव तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट हर हाल में कट जाए। बहरहाल ये इनकी डिमांड है। देखना होगा तेजस्वी यादव अपने जो वर्कर्स हैं, जो खुद को राजद कार्यकर्ता बता रहे हैं, इनकी मांगों को लेकर कितना गंभीर है। क्या वाकई में जो मौजूदा विधायक हैं उनका जो टिकट है वो काटेंगे, क्योंकि लगातार जो राजद कार्यकर्ता है वो यही डिमांड रख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, राबड़ी आवास, पटना। तो आरजेडी ने ही पिछले 3 दिनों से जेडीयू कार्यालय में मेला लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। कोई नेताजी के समर्थन में भीड़ बनकर आया है तो कोई वर्तमान विधायक का टिकट कटवाने। जेडीयू कार्यालय में लंबी कतार में खड़े कार्यकर्ता कोशिश में है कि आरसीपी सिंह से मुलाकात हो जाए। खासकर करगहर विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और नए उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। टिकट बंटवारे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है तो पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जेडीयू कार्यालय की तस्वीर आपको सीधा हम दिखा पा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अभी सांसद आरसीपी सिंह अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद देख सकते हैं कि
बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो अभी कार्यालय में एंट्री किए हैं और लंबी कतारें लगी हुई है। एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर कहा जाए तो एक कतार लंबी आपको दिख रही है और ये देख सकते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी कोई टिकट कटवाने के लिए आए हैं तो कोई टिकट लेने के लिए आए हैं। तो एक उम्मीद है कि आखिर इस विधानसभा में बहुत कुछ बदलाव हो। इसको लेकर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। सूचना ये भी आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार के आने की भी सूचना है, जिसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। चूँकि कई दिनों से लगातार सीएम खुद कैंप कर रहे हैं जेडीयू कार्यालय में और लगातार महत्वपूर्ण बैठकें भी चल रही है। कुछ यहाँ पर नेता भी अपने कार्यकर्ता के साथ आए हैं, जरा बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर? हरनौत विधानसभा क्षेत्र 177 से आए हैं। अच्छा, और किसके लिए? हम लोग अपने स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जी, अपने के लिए दिए हैं, बायोडाटा जमा किए हैं, जेपी आंदोलनकारी हैं। करागर विधानसभा से आए हुए हैं। हम लोग अपना जो हमारा सीट अभी मौजूदा विधायक हैं उनको बदलना चाहते हैं। कौन है विधायक आपके? अभी वशिष्ठ सिंह विधायक हैं। अभी इंतजार है कि आखिर टिकट किस उम्मीदवार को दिया जाता है, लेकिन तब तक सरसरी निगाहें जो है लगातार अपने नेताओं को निहार रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में भीड़ क्यों लगी है, जरा इसे समझिए। सभी पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पे कोई भी नेता दावेदारी में पीछे नहीं रहना चाहता। समर्थकों को साथ लाकर ताकत दिखाई जा रही है। हर उम्मीदवार बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश में है। वहीं चुनाव की घोषणा होने के बाद दावेदारों की भीड़ बढ़ गई है। बात उपेंद्र कुशवाहा की, जो मोदी लहर में 3 सांसदों के साथ सरकार में शामिल हो गए, लेकिन सत्ता का स्वाद ऐसा लगा कि ख्याली खीर पकाने के लिए एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में पहुंच गए। जब वहां भी भाव नहीं मिला तो अब मायावती के सहारे नया फ्रंट बनाकर विकल्प देने की बात कह रहे हैं। कहावत है ना, माया मिली न राम। सत्ता की माया का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में गए, लेकिन वहां भाव तो नहीं मिला। उल्टे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को तोड़कर आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। न आरजेडी ने भाव दिया, न बीजेपी जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की हालत ना माया मिली न राम वाली हो गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए माया का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा और बिना वजूद वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर विकल्प देने का खोखला दावा करने लगे। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन बनाया, ठीक है, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है तो यह उसके साथ बनाया, लेकिन अब कहाँ तक ये जनाधार इन लोगों का है। शहरी इलाकों में कुछ पॉकेट्स में तो जरूर निश्चित तौर पर बसपा का प्रभाव है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, लेकिन उसके बाद शहरी इलाकों में तो इसका बसपा का तो कहीं कोई प्रभाव दिखता नहीं। अब आने वाला समय बताएगा। तो क्षेत्रीय दलों का मुख्य रूप से आप देखेंगे शुद्ध उन लोगों का वही है कि बार्गेन। ऐसा तो नहीं 5 से सीट ला करके वो लोग कोई बहुत बड़ा अपने प्रदेश का कल्याण कर देंगे या जन सरोकार से कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा देंगे जिससे कि वो जितना उनके घोषणा पत्र में है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। 4-5 अगर यदि जीत के आते हैं तो वो नंबर ऑफ गेम्स वही जो चुनावी अंक गणित है। अगर विधानसभा में अगर कम होता है बेसी होता है तो वो पाला बदल का खेल चलता है, जो कि देखने को भी मिला है हाल के दिनों में यहाँ। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के चुनावी प्रदर्शन पर गौर कीजिए। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में आरएलएसपी की स्थापना की और 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में 3 पर जीत मिल गई और 3.1% वोट मिले। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर जीत मिली और 2.6% वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार हुई। वोट फीसदी मात्र 0.2% ही रही। वहीं जिस माया के सहारे कुशवाहा इस बार के चुनाव में हैं, बिहार में जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में बसपा ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 225 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। बसपा को 7,28,024 यानी 2.1% वोट मिले। 2010 विधानसभा चुनाव में भी
बसपा ने 239 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सभी सीटों पर हार हुई। 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बसपा को 9,33,947 यानी 3.2% वोट मिले। साफ है, जनता के सामने विकल्प देने के खोखले दावे करने वाली ये छोटी पार्टियां जनता के साथ सिर्फ छल ही करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपेंद्र के सियासी सफर को भी जरा समझ लीजिए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1985 से की थी। कभी नीतीश ने ही कुशवाहा को बनाया था नेता प्रतिपक्ष। जेडीयू से तल्खी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी पार्टी बनाई। 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 3 सीटें जीती। बाद में लालू के साथ आए और फिर अब अलग राह चुन ली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर